आज भाषा विषय का पाठ छठा तारागंज के वे दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसकी लेखिका है पुष्पा भारती जी। पुष्पा भारती जी के बारे में छोटी सी जानकारी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सन 1935 में हुआ था। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अर्थात बड़ी हस्ती एक पहचान पुष्पा भारती जी है। उन्होंने सबसे पहले मुक्ता राजे के नाम से लेखन शुरू किया। अब यहाँ पर कुछ संस्मरण संस्मरण मतलब उनकी जो पुरानी यादें हैं उन्होंने लिखा है। इस पाठ के माध्यम से हम उस चीज को जानेंगे कि उन्होंने लिखा क्या है। संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारी दी है। प्रस्तुत संस्मरण में पुष्पा भारती जी ने निराला जी के निश्चल स्वभाव, संगीत प्रेम एवं सहृदयता आदि गुणों को दर्शाया है। पुष्पा भारती जी की स्मृति मंजूषा के ये मोती अनमोल है। अर्थात पुष्पा भारती जी ने अपने संस्मरण में अपनी यादों की एक पुस्तक बनाई है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महाकवि के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कुछ इस तरह से दिखते थे, उनका स्केच है। अब हम लोग पाठ पर चलते हैं। उम्र के जिस दौर से गुजर रही हूँ उसमें या तो नाती पोतों के साथ खेलना और उलझना अच्छा लगता है, या फिर यादों की जुगाली करने में आनंद आता है। अब जुगाली करना मतलब क्या है? आप लोगों ने जानवरों को देखा होगा बैठ करके पगुराते रहते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली करना। मतलब जो भी फटाफट खा लेते हैं घास हो, फिर धीरे धीरे बैठ करके जुगाली करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका शब्द थोड़ा सा, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अब उम्र के जिस दौर से गुजर रही हूँ अर्थात पुष्पा भारती जी की उम्र ज्यादा हो चुकी है। 50 साल के बाद 60 साल की हो सकती है अंदाज, क्योंकि नाती पोतों के साथ खेलना और उलझना अच्छा लगता है। अर्थात उनके नाती पोते भी हो गए, और उन नाती पोतों के साथ मतलब जब दादा दादी बन जाते हैं तो बच्चों के साथ नाती पोतों के साथ लगाव ज्यादा होता है। और उस समय जो कुछ समय बचता है उसमें लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, और उसी में आनंद आता है कि पुरानी स्मृतियां पुरानी यादें किस तरह से दिन बिताए थे। तो पुष्पा भारती जी कहती हैं कि पुरानी यादों में दिन बीतते हैं और उसी में आनंद आ रहा है। आज वसंत पंचमी पर याद आ रहे हैं महाकवि सूर्यकांत निराला। अर्थात जिस दिन पुष्पा भारती जी ने यह लेख लिखा है उस समय वसंत पंचमी थी, और उनको महाकवि सूर्यकांत निराला जी की याद आई। बात 1951 की है। तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ती थी। घर मेरा दारागंज में था। दारागंज इलाहाबाद में एक स्थान का नाम है। उस समय लेखिका बीए में पढ़ती थी। इलाहाबाद का नाम अब बदल करके प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद में दारागंज में वो रहती थी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसे यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई विश्वविद्यालय, उसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय फेमस है उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर वो पढ़ती थी, बीए की पढ़ाई कर रही थी। पिछवाड़े रहते थे महाप्राण निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक नाम महाप्राण निराला भी था। निराला टाइटल था, सरनेम उनका त्रिपाठी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण के नाम से भी जानती थी। और दारागंज में जहां पर लेखिका रहती थी उन्हीं के घर के पीछे की तरफ सूर्यकांत निराला जी रहते थे। अपने घर के बैठक की बालकनी में खड़े होकर सड़क की ओर देखने पर प्रायः प्रतिदिन ही सुबह सुबह निराला जी के दर्शन हो जाते थे। अपने घर के बैठक की बालकनी, बैठक थोड़ा सा आगे का भाग होता है, जैसे बिल्डिंगों में बालकनी होती है वैसे घर के आगे थोड़ी सी जो जगह होती है उसे बैठक कहते हैं। अब वहां की बालकनी में खड़े होकर के जब वो सड़क की ओर देखती थी तो कभी कभी प्रतिदिन सुबह सुबह निराला जी के दर्शन हो जाते थे। उनका वो समय था, सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए जाते थे, तभी उनके दर्शन हो जाते थे, दिखाई देते थे निराला जी। दारागंज में हमारे घर के बहुत पास ही गंगा जी का घाट है। गंगा जी इलाहाबाद प्रयागराज से होकर के गुजरती है, तो दारागंज के नजदीक ही गंगा जी का घाट है। अर्थात घाट अर्थात जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, थोड़ा उथला पानी होता है।
तहमद लपेटे नंगे बदन पैदल चलते हुए वह गंगा स्नान के लिए जाते थे। तहमद अर्थात लुंगी, लुंगी की तरह जो वस्त्र होता है उसे लपेट करके, और नंगे बदन, ऊपर का जो भाग है खुला हुआ, और स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए वे पैदल ही जाते थे। देवतुल्य सुदर्शन व्यक्ति, ऊंची लंबी पुष्ट देह यष्टि, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, मधमाती चाल। ललाट अर्थात माथा एकदम चमकता हुआ, पुष्ट देह यष्टि, शरीर एकदम सुदृढ़, हट्टे कट्टे थे और सुंदर थे, ऊंचे लंबे थे, चौड़ी छाती थी, मधमाती चाल, एकदम मस्ती में चलना, इस तरह से हाथी चलता मदमस्त होकर के, उस तरह की चाल। कोई चाहे न चाहे, हर देखने वाले का माथा झुक जाता और हाथ प्रणाम की मुद्रा में खुद ब खुद जुड़ जाते। प्रणाम की मुद्रा। और जैसे ही निराला जी आते थे तो हर एक का माथा झुक जाता, प्रणाम की मुद्रा में हाथ अपने आप जुड़ जाते थे। लोग उन्हें प्रणाम करते थे, झुका करके, सर मस्तक झुका करके अपना उन्हें प्रणाम करते थे। एक दिन तो ऐसा सौभाग्य मिला कि यूं दूर से प्रणाम न करके मैंने सामने से साक्षात उन्हें आते देखा और प्रणाम किया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा था, लेखिका कहीं जा रही होंगी और सामने से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आ रहे थे। जैसे ही लेखिका ने साक्षात देखा, सामने जैसे ही दर्शन हुए, उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम कैसा, दूर से करना नहीं, सामने से प्रणाम किया उन्होंने, नजदीक से। मैं गोदी में अपने बहुत सुंदर नन्हे मुन्ने भतीजे को लिए थी। गोदी में लेखिका के उनका भतीजा था और बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने उसका नाम पूछा तो मैंने बताया कि मेरी माँ ने इसका नाम दिव्य दर्शन रखा है। अब उस बच्चे का नाम लेखिका की माता जी ने दिव्य दर्शन रखा। बड़े प्रसन्न हुए और मेरी गोदी से उसे अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेते समय मेरी उंगली में पहना हुए मिजराब उनके हाथ में छू गया तो बोले, सितार बजाती हो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जैसे ही सामने आए, लेखिका ने प्रणाम किया और उनकी गोदी में जो बच्चा था उसके बारे में पूछा। उन्होंने अपने भतीजे का नाम बताया। फिर जैसे ही उस बच्चे को निराला जी ने अपनी गोद में लेना चाहा, गोद में लेते समय मिजराब उनके हाथों में छू गया। मिजराब क्या होता है, यहाँ पर एक आकृति दी है उंगली में, इस तरह से स्प्रिंग की तरह, जो सितार बजाने के काम आता है। सितार है, सितार को बजाने के लिए इस तरह से उंगलियों पर पहना जाने वाला एक वाद्य, बजाने का एक साधन है, माध्यम है, जिसे मिजराब कहते हैं। तो ये थोड़ा सा उनकी उंगलियों में छू गया निराला जी की। उन्होंने तुरंत पूछा, सितार बजाती हो? मैंने कहा जी। बीए कोर्स में मैंने सितार को एक विषय के रूप में लिया है। लेखिका ने तुरंत जवाब दिया। वह बीए कर रही थी इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से। वहां पर उन्होंने एक विषय सितार लिया है। वह बोले, अरे तब तो खूब सीख लिया होगा, कहाँ रहती हो? निराला जी ने पूछा, अरे जब आप यूनिवर्सिटी में उस विषय को लेकर के पढ़ रही हैं तो इसका मतलब आपका सितार का ज्ञान अच्छा होगा, अच्छा बजा लेती होगी। कहाँ रहती हो, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, जी हम जहाँ खड़े हैं वहीं ऊपर की मंजिल पर रहती हूँ। वह तुरंत बोले, चलते चलते हैं, चलो चलते हैं। जैसे ही लेखिका ने कहा कि मैं यहीं पर, जहाँ पर हम खड़े हैं, यही ऊपर की मंजिल पर रहती हूँ, निराला जी ने तुरंत कहा कि चलो फिर चलते हैं। मेरी तो रूह कांप गई। रूह कांप जाना, बहुत अधिक घबरा जाना, डर जाना। मेरी तो रूह कांप गई। लेखिका कहती है, को एकदम से सहम सी गई, घबरा सी गई। अरे सुबह सुबह एकदम अस्त व्यस्त पड़ा होगा मेरा कमरा, बैठक में भाई साहब सोए होंगे, अब क्या करूं? लेखिका के मन में विचार आया कि अरे अभी तुरंत चलेंगे, कमरा तो सारा अस्त व्यस्त पड़ा है, यहाँ वहां चीजें बिखरी होंगी, और बैठक में भाई साहब सोए होंगे, अब क्या करूं? उनके मन में कई प्रश्न आ रहे। पर भला उन्हें मना भी कैसे किया जा सकता था? अब इतने बड़े व्यक्ति, इतनी प्रतिष्ठित हस्ती, उनको मना भी कैसे करे? रसोई से बाहर आकर मेरी भाभी ने चरण स्पर्श किया, अर्थात मना नहीं किया, और वो दोनों कमरे में गए। जैसे ही कमरे में पहुंचते
तो रसोई से लेखिका की जो भाभी जी थी, उन्होंने आकर के उनके चरण स्पर्श किया। उन्हें स्नेहिल आशीर्वाद, स्नेह भरा आशीर्वाद, प्रेम से भरा हुआ आशीर्वाद निराला जी ने दिया। वह बोली, अहो भाग्य हमारे, पधारिए, चाय बनाती हूँ। कि मेरे अहो भाग्य है कि आप जैसा महान व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे घर आया। आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो वे बोले, चाय नहीं, हमें तो बिटिया का सितार देखना है। निराला जी ने कहा, चाय नहीं, हम सिर्फ बिटिया का सितार देखने आए। वह किस तरह से बजाती है, कितनी गुणी है, मैं देखना चाहता हूँ। मेरे गुरु पंडित लालमणि मिश्र जी ने मुझे बहुत अच्छा तरफदार सितार बनारस से लाकर दिया था। सितार की आकृति हम लोगों ने पहले की स्लाइड पे देखा। लेखिका के गुरु का नाम था लालमणि मिश्र जी। उन्होंने बहुत ही सुंदर सा सितार लेखिका को ला करके दिया था। कहाँ से लाया था? बनारस से। वह बोले, तुम्हारे पास तबला है? मैंने तबला निकाला और वहीं जमीन पर बैठकर महाकवि ने भी सितार के तारों से सुर पिलवाए। अर्थात तबला जो एक वाद्य यंत्र है, बजाते हैं, इस तबले के साथ उन्होंने सितार, दोनों का तालमेल बिठाया। दोनों के सुर एक से मिलते हैं। जब तबला बजाते हैं, जो वादक होगा धीरे धीरे तबले को बजाता है और फिर सितार के धुन के साथ इसको मैच करके मिलाते हैं। तबला यहाँ वहां ठोकर सुर में किया और बोले, लो बजाओ, बताओ क्या सुनाओगी? आप बजाओ सितार और क्या सुनाओगी? मैंने लगभग कांपती थरथराती आवाज में कहा, जी, जय जयवंती सुनाओ। जय जयवंती एक तरह का गीत है जो प्रार्थना के लिए गाया जाता है। तो मैंने कांपती थरथरी आवाज, थरथराती अर्थात घबराते हुए कहा कि मैं जय जयवंती बजा सुनाऊं। तबले पर स्वयं थाप मारते हुए बोले, वाह वाह। अर्थात तबला कौन बजा रहा है? निराला जी बजा रहे हैं। और सितार कौन बजाएगा? लेखिका। बोले कि ठीक है, बजाओ, जरूर सुनाओ। वाह वाह, जरूर सुनाओ। मेरे अंदर भी पता नहीं किन नए प्राणों का संचार हुआ और मैंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम कर बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही निराला जी ने तबला बजाना शुरू किया, वैसे ही सितार बजाते हुए लेखिका के अंदर भी मंत्रमुग्ध हो गई। नए प्राणों का संचार अर्थात पूरी तरह से तल्लीन होकर के जय जयवंती गाना शुरू किया सितार बजाते। कितनी देर तक मैं बजाती रही और वह आहा, आहा, वाह वाह करते हुए सुनते रहे। अर्थात इस तरह से प्रतिसाद दे रहे थे निराला जी, आहा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बजाते रहो। मुझे दीन दुनिया का ख्याल ही नहीं रहा, बस बजाती ही रही। अर्थात लेखिका पूरी तरह से तल्लीन होकर के, पूरी तरह से मग्न होकर के सितार बजा रही थी और जय जयवंती गा रही थी। और निराला जी अपने ही मस्त होकर के तबला बजा रहे थे और वाह वाह जैसे प्रोत्साहन के शब्द बोल रहे थे, जिससे लेखिका पूरी तरह से तल्लीन होकर के अपना गीत सुना पा रही। बस बजाती रही। झाला बजाकर जब खत्म हुआ और उनके चरण छुए, तो मुझे लगा कि मेरा जन्म सफल हो गया। झाला ये इस तरह के एक वाद्य यंत्र है और दूसरा भी एक झाला होता है। दो तरह से पुराने समय में इस तरह से एक पट्टी होती है, उसके अंदर भी छोटे छोटे बजाते हैं, उसको भी हाथ पे पटक करके वह भी बजता है। और ये झाला, इससे बड़ा भी आता है झाला। संगीत सीखना सीखना सार्थक हो गया। लेखिका का मन पूरी तरह से प्रसन्न हो गया कि उसने जो संगीत सीखा, आज इतने बड़े प्रतिष्ठित हस्ती के सामने बजाने का मौका मिला और उनके साथ संगत की। अर्थात उन्होंने तबला बजाया और लेखिका ने सितार और झाला बजाए। इस तरह से प्रसन्न होकर के निराला जी के चरण छुआ लेखिका ने। वह तो बस बिना कुछ बोले एकदम फट से खड़े हो गए और बोले, चलो मेरे साथ। भाभी चाय नाश्ता परोस चुकी थी पर वह कहाँ रुकने वाले थे। चलो मेरे साथ कहकर चल दिए। और जैसे ही संगीत खत्म हुआ, निराला जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। भाभी चाय नाश्ता परोस चुकी थी, किंतु चाय नाश्ता कहाँ करने वाले थे वो। उनका तो मन प्रसन्न हो गया था संगीत से ही। भाभी ने इशारे से कहा, जाओ साथ में। कहाँ जाना है पूछने का प्रश्न ही नहीं था। मंत्र चालित सी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अर्थात भाभी जी ने कहा कि जाओ उनके साथ, जहां जहां भी जा रहे हैं। मंत्र चालित अर्थात पूरी तरह से
जैसे किसी को सम्मोहित कर दिया जाए, उस तरह से लेखिका उनके पीछे पीछे चल पड़ी। भाभी जी ने भी कहा कि जाइए, जब बुलाया है उन्होंने, कहीं चलने के लिए कह रहे हैं तो जाओ उनके साथ। और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गली के छोर पर रामकृष्ण बजाज की कपड़ों की दुकान थी। वहां चबूतरे पर मुझे ले जाकर दुकान मालिक से बोले, बिटिया ने बहुत अच्छा सितार सुनाया है, यह जो भी मांगे इसे दे देना, भले ही सिल्क का थान मांगे वो भी ना मत करना। अर्थात लेखिका और निराला जी नीचे ही कपड़े की दुकान पर गए। रामकृष्ण बजाज कपड़े की दुकान किसकी थी? रामकृष्ण बजाज की थी। उस कपड़े की दुकान पर गए, चबूतरे पर ले जाकर दुकान मालिक से बोले, वहां पर चबूतरा था, चबूतरे पर खड़े होकर के दुकान मालिक से कहा कि इस बिटिया को जो भी चीजें चाहिए यहाँ से दे देना, इसने बड़ा ही अच्छा सितार सुनाया है मुझे। और भले ही वो सिल्क का थान मांगे, सिल्क सबसे महंगा हुआ करता था उस समय वस्त्रों में, अगर सिल्क का पूरा थान मांगे तो भी दे देना, थान पूरा गट्ठर मांगे तो भी इसे दे देना। और मुझे वहीं छोड़ स्वयं यह जा वह जा, यहाँ वहां जाने लगे। मेरे घर से मिले संस्कार ऐसे थे कि यूं कुछ भी ले लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। घर से ऐसे संस्कार मिले थे कि किसी से भी कुछ लेना नहीं, अर्थात किसी भी तरह की लालच नहीं होनी चाहिए। इस तरह के संस्कार लेखिका को बचपन से ही मिले थे। मैंने विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, निराला जी जब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? दुकानदार ने कहा विनम्रता पूर्वक। मैंने विनम्रता पूर्वक कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दुकानदार ने कहा, अगर निराला जी वापस आए और पूछे मुझसे कि बिटिया ने क्या लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, आपको कुछ न कुछ जरूर लेना हो, कुछ न कुछ तो आपको लेना ही होगा, बताइए क्या दूं? मेरे कुछ न लेने की जिद पर सचमुच उन्होंने अपने नौकर को एक थान सिल्क का पकड़ाते हुए कहा, जाओ इनके घर तक पहुंचाओ। एक थान सिल्क का लिया और कहा कि ये पूरा थान इनके घर पहुंचाओ, नौकर से कहा। किंतु अंत में विवश होकर मैंने अपने पसंद की छींट के एक कपड़े की ओर इशारा करके कहा, इसमें से एक ब्लाउज का कपड़ा दे दीजिए। अर्थात लेखिका ने सिल्क का थान नहीं लिया, कोई साड़ी नहीं ली, कोई बहुत कीमती वस्तु नहीं ली। फिर क्या लिया उन्होंने? एक छींट के कपड़े का, छींट मीन्स जो प्रिंटेड कपड़ा होता है, उसमें से ब्लाउज का एक कपड़ा, ब्लाउज का एक पीस लिया। वह कपड़ा माथे से लगाया और घर तक ऐसे आई जैसे जमीन पर नहीं चल रही बल्कि हवा में उड़ती आ रही। इसका मतलब लेखिका का मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस कपड़े को माथे से लगाया, माथे से लगा करके घर तक ऐसे आई जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, हवा में उड़ती आ रही। अर्थात इतना ज्यादा वो प्रसन्न हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। इसी के साथ सुनाती हूँ इस घटना के बीसियों बरस बाद की एक और बात। तब मैं मुंबई में रहती थी। अब लेखिका ये घटना पीट करके 20 साल के बाद की घटना सुना रही है। तब वो इलाहाबाद में रहती थी जबकि घटना घटी हुई थी। अब वह मुंबई में रह रही है और 20 वर्ष के बाद की घटना बता रही है, जब वो मुंबई आई थी। दोपहर में भारती जी को अपने कार्यालय से फोन आया। भारती जी अर्थात उनके पति जी होंगे। कार्यालय से फोन आया कि थोड़ी देर में शिवानी जी घर पहुंच रही हैं, शाम को मुझे आज थोड़ी सी देर हो जाएगी। अब लेखिका के जो पति थे उन्होंने कहा कि शिवानी जी घर पर आ रही है, मेहमान आ रहे हैं और मुझे आने में देर होगा, तुम उनका ख्याल रखना। शिवानी जी आई, हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। लेखिका और शिवानी जी दोनों आपस में बातें करते रही। बातों ही बातों में हिराला जी की बात चली तो मैंने उन्हें सितार वाला संस्मरण सुनाते हुए कहा, कैसी मूर्ख थी मैं उस दिन। लेखिका और शिवानी जी के बातों में नाम आया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ऐसे ही बात महिलाएं आपस में बैठ करके बातें कर रही हैं दोनों, और उस बातों में जिक्र आया निराला जी का। तो मैंने संस्मरण अर्थात पुरानी बातों को याद करते हुए बताया कि कैसी मूर्ख थी मैं उस दिन। सचमुच कम से कम एक बढ़िया साड़ी तो ली सकती थी, ला ही सकती थी। अर्थात जब निराला जी ने कहा था कुछ ले लो, साड़ी ही ले लो,
सिल्क का थान ले लो, तो मैंने मना कर दिया। अगर एक साड़ी ले ली होती तो कितना अच्छा होता। मैंने सिर्फ एक ब्लाउज का कपड़ा मात्र लिया और चली आई। सिर्फ एक ब्लाउज का कपड़ा लिया। अब लेखिका को पश्चाताप हो रहा था, उसमें कोई लालच नहीं थी, तो पश्चाताप का कारण क्या था? तो वह बोली, तुम्हें पता नहीं पुष्पा कि मैंने क्या मूर्खता की। अर्थात वो सोची कि अगर मैं साड़ी लेती तो लोगों को दिखाती, लोगों को बता सकती थी, एक गिफ्ट की तरह निराला जी ने दिया है, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुझे सम्मान मिला है। अब उसी संस्मरण में पुष्पा जी को बताया, शिवानी जी ने क्या बताया कि मैं तो तुमसे भी ज्यादा मूर्ख थी। बोली क्यों? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुझे अपना पूरा चोगा ही उतार कर दे दिया था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी पश्चिम बंगाल के थे, बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ती, बहुत बड़े कवि, लेखक, और अंग्रेजों के जमाने में इन्हें सर की उपाधि मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम से भी जानते हैं इन्हें। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना चोगा ही उतार कर दे दिया था। किसको? पुष्पा जी की जो सहेली थी, शिवानी जी। अब चोगा अर्थात पूरा ऊपर से नीचे तक जो वस्त्र पहना जाता है, रविन्द्रनाथ जी पूरा भगवा वस्त्र ऊपर से नीचे तक पहनते थे, कुर्ते की तरह, पैर तक जो होता है उसको चोगा बोलते हैं। कितनी कितनी बड़ी मूर्खता की, उस अमूल्य चोगे को काटकर मैंने पेटीकोट सिला। अब उससे भी बड़ी मूर्खता का काम क्या किया? रविन्द्रनाथ जी ने चोगा दिया था जो, उसे संभाल करके सहेज करके रखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने उसका पेटीकोट सिलवा लिया। आप सचमुच मेरे अवाक रह जाने की बात की। हाय, यह क्या किया दीदी आपने। आज वह चोगा होता तो हम जैसे कितने अनगिनत लोग उसे देखकर छूकर धन्य हो जाते। तब लेखिका ने कहा, पुष्पा जी ने कहा कि अगर आज दीदी आपने उस चोगे को संभाल कर रखा होता, तो आज कितने लोग उस चोगे को दर्शन करके ही धन्य होते, उसे छू करके ही धन्य होते कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पहना हुआ वस्त्र है ये, उनका उतार करके दिया हुआ चोगा है। अपने स्मृति की मंजूषा में ऐसे अनगिनत माणिक मोती समेटे और भी अनेक मूर्ख और महामूर्ख होंगे जरूर। आपको जब भी जहां भी मिले, मेरा प्रणाम उन्हें दे। अब लेखिका कहती है कि स्मृति अर्थात याद, ऐसे स्मृतियों के संस्मरण में अनेक माणिक मोती समेटे हुए ढेर सारी यादें होंगी लोगों के पास भी, और ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाले भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें कभी महात्मा गांधी मिले होंगे, उन्होंने कुछ दिया होगा, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे प्रतिष्ठित लोगों ने दिया होगा, निराला जी ने भी कुछ अपनी जैसे यादें दी है। ऐसे ढेर सारे लोग होंगे, और उससे भी मूर्खतापूर्ण कार्य उन चीजों को जिसने सहेज करके नहीं रखा है। ज्यादातर लोग जो बड़े लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी दी हुई चीजों को सहेज करके संभाल करके रखते हैं। लोग ऑटोग्राफ भी रखते हैं। तो इस तरह से अपने संस्मरण में, अपनी यादों में ऐसी ढेर सारी चीजें हम भी रख सकते हैं। शब्द वाटिका, यहाँ पर दिया है शब्दार्थ। अहमद मारी लुंगी जैसा वस्त्र, देवतुल्य, ईश्वर के समान, मिजराब सितार बजाने का एक तरह का छल्ला मैंने दिखाया चित्र में। थान, निश्चित लंबाई का कपड़ा, गट्ठर होता है जो कपड़े का, इसको थान बोलते हैं। झाला, एक वाद्य, वह भी दिखाया चित्र में। चोगा, घुटनों तक का लंबा ढीला ढाला पहना हुआ, कुर्ते की तरह होता है, पूरे घुटने से नीचे तक होता है। मंजूसा अर्थात पेटी, संकलन किसी चीज का। रूह कांप जाना, बहुत अधिक डरना, बहुत ज्यादा घबरा जाना। मंत्र चालित होना, वश में होना, सम्मोहित होना। अब यहाँ पर स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए हैं। संजाल पूर्ण करो। निराला जी ऐसे दिखते थे, पहले ही आया जब वो गंगा स्नान करने जाते थे तो किस तरह से उनका रूप रंग था, किस तरह से चाल ढाल थी। चार मुद्दे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। पाठ में आए दो संगीत वाद्यों के नाम, एक सितार, तबला, झाल, इस तरह के शब्द आए जो संगीत वाद्यों के लिए। पाठ में आए दो शहर, मुंबई शहर है, इलाहाबाद शहर है, बनारस शहर है, ये तीनों चीजें आई है। लेखिका के गुरु का नाम क्या था? लालमणि मिश्र जी। लेखिका ने सुनाया राग। जय जयवंती, निराला जी के रहने का स्थान, कहाँ पर रहते थे?
दारागंज में ही लेखिका के घर के पीछे मुंबई में लेखिका को मिली एक शिवानी जी। ये सब चीजें हम लोगों ने पाठ में पढ़ा। अब इस स्वाध्याय को हम आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।